हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है, सच एज रिएक्टेंट और टेम्परेचर और कैटलिस्ट। उस रिएक्शन का जो कोई रिएक्शन हो रहा है उसका रिएक्टेंट कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है एंड उसका कैटलिस्ट क्या है, उस चीज़ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑन रेट ऑन कंसनट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर एक का। पहले बात करेंगे हम कंसनट्रेशन का, रिएक्टेंट का, फिर टेम्परेचर का, फिर कैटलिस्ट का। तो हम कंसनट्रेशन का जो बात करते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर में डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे कि H2 + O2 ये बना रहा है वाटर, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये H2 कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा, या नहीं तो O2 कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा, नहीं तो वाटर के कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। The representation of rate of reaction in term of concentration of the reactant is known as rate law। तो रेट लॉ किसको कहेंगे कि रेट लॉ R⁻⁴ यही हुआ रेट लॉ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पर किस तरह से डिपेंड करता है, उसी को कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ का दूसरा नाम है रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। तो चलिए हम समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई एक यहाँ पे है, कोई एक चैम्बर है, ठीक है, उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल है, बहुत सारा पास है। ज़्यादा रिएक्टेंट है तो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा पास है। पास जैसा होगा, जितना ज़्यादा पास होगा उतना ज़्यादा कॉलिजन ज़्यादा होगा। पास ज़्यादा होगा तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, और कॉलिजन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर रिएक्टेंट कम होगा तो ये थोड़ा दूर होगा तो कॉलिजन कम होगा, दूर होगा तो कॉलिजन कम होगा तो रिएक्शन भी कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गया, ठीक है। The result in table 3.1 clearly show that the rate of reaction decrease with the passage of time as the concentration of reactant decrease। तो पहले हम देखते हैं concentration of reactant। ये रिएक्टेंट है तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घट रहा है, पहले 0.110 था, फिर 0.0210 हुआ, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी जो पहले 1.90 था तो 0.14 हो गया। तो टाइम के साथ साथ जैसे रिएक्टेंट घट रहा है तो वैसे ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल पास होगा तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, और दूर है तो दूर हो जाएगा तो कॉलिजन बहुत कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेंशनली रेट्स जनरली इंक्रीज व्हेन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। यही बात है कि रेट रिएक्टेंट टू कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, याद रखना, प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया गया है वेर ABCD आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो स्मॉल ABCD है उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। द रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा कि R इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू A⁻x एंड B⁻y, ठीक है। और ये x एंड y जो है ना, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे। फिर एक्सपोनेंट x एंड y मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट AB ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। यह भी क्वेश्चन का रिलेटेड है, रेट इक्वल टू K। तो इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K A⁻x एंड B का कंसंट्रेशन पावर y, ये लिखा हुआ है। तो रेट मतलब क्या, DR बट चेंज इन रिएक्शन रेट बाय टाइम, तो K A⁻x B⁻y, ठीक है। दिस फॉर्म इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। ये वाला चीज़ को, ये वाला जो है इसको जब DRDT लिखा गया इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। ये रेट इक्वेशन ये हुआ रेट इक्वेशन, इसको मैं लिख देता हूँ अलग से। ये रेट इक्वेशन हुआ और ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हुआ, ठीक है। वेयर केज ये केज को रेट कांस्टेंट कहा जाता है। द इक्वेशन लाइक 3.4 विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड द रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। दस रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant species in a balanced specific chemical equation, ठीक है। तो इसमें बोला है कि रेट लॉ क्या हुआ, यही बोला गया कि रेट लॉ जो है कि मोलर कंसंट्रेशन हुआ रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट जैसे कि यहाँ पे A है B है, तो मोलर कंसंट्रेशन हुआ ये रिएक्टेंट का जिसके ऊपर कुछ पावर होता है, मान लीजिए C एंड मान लीजिए D, और ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये C और D हो भी सकता है, और ये C और D बैलेंस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि एक रिएक्शन एग्जांपल लिया गया है, वी कैन मेजर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, इसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन का निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में, अदर बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट को हम कांस्टेंट रख देंगे, दूसरे को अगर हम चेंज करते रहेंगे तभी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कांस्टेंट एंड चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट और चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, या तो हम एक को कांस्टेंट करके एक को चेंज करें या फिर हम दोनों को चेंज कर दें रिएक्टेंट को, तो तभी हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें NO का ये इस रिएक्शन का NO2 जो NO2 बना रहा है तो इसका रिएक्टेंट का NO का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 4 और इनिशियल O2 का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है 4। ठीक है, तो अब हमें बोलना है कि इसका रेट लॉग का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। NO के ऊपर कितना पावर होगा ये हमें नहीं पता है और O2 के ऊपर कितना पावर होगा ये हमें नहीं पता है, तो हम ये इस टेबल से हम पता कर पाएंगे कि x पे क्या होगा और y की जगह पे क्या होगा। ठीक है, चलिए कैसे पता करते हैं ये भी हम देखते हैं। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पैटर्न ही क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं पिछले 10 साल में। इट इज़ ऑब्वियस आफ्टर लुकिंग आफ्टर लुकिंग द रिजल्ट दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल्ड। अब देखिए NO है यहाँ पर और O2 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखिए यहाँ पे ये इस दोनों को उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये NO कंसंट्रेशन 2 गुना हो रहा है लेकिन ये जो है कांस्टेंट ही हो रहा है। It is obvious after looking the result that when the concentration of NO is doubled and that of O2 is kept constant, then initial rate increase by a factor of 4 from इतना to इतना। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडेक्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इन ये पावर हो गया, तो पहले R फाइनल बाय R इनिशियल करेंगे इक्वल टू C फाइनल बाय C इनिशियल करेंगे पावर n। ठीक है, तो R फाइनल कितना होगा 0.384 बाय रेट इनिशियल कितना है 0.096। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू C फाइनल कितना है, C फाइनल है तुमको 0.60 अपन 0.3 ये पावर n, ये पावर n, ये कटेगा तो 4 से कटेगा। ठीक है, तो मैं क्या रिएक्शन क्या आ गया 4 इक्वल टू 2 पावर n, तो पता चल गया ना कि n की जगह पे क्या आएगा 2 का पावर 2 आएगा तभी तो यहाँ पे 4 आएगा, तो n का वैल्यू हमें निकल गया 2, तो हमें तो यहाँ तो ये 2 इधर आएगा, ये दो जो है ये 2 यहाँ के इसके जगह पे आएगा, तो हमें पता चल गया ना कि NO के ऊपर क्या कौन सा पावर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे NO की जगह पे 2 आएगा ऊपर में पावर में। अब सेम ही बात करेंगे कि O2 का कैसे निकाला जाता है, तो O2 में निकालने के लिए हमें NO को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब हम सिमिलरली जो है O2 का निकालेंगे कि O2 पे कितना पावर आ रहा है। ठीक है, तो O2 का पावर निकालने के लिए हमें O2 का कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए और NO2 का कंसंट्रेशन जो है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इस टेबल में देखते हैं कि किसमें NO का कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट है, इसमें ये 1 और 3 का बात करें तो NO का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है लेकिन O2 का चेंज है, तो हम इसी को पकड़ते हैं। तो 1 एंड 3 से, ठीक है 1 एंड 3 से, तो NO का तो कांस्टेंट हो गया, तो NO का तो बात ही नहीं करेंगे। दूसरा बात आ गया O2 का, O2 कितना रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन पावर n। ठीक है, तो ये इस दोनों का बात कर रहे हैं और इस दोनों का बात कर रहे हैं, तो मेरे रेट ऑफ रिएक्शन पहले फाइनल कितना है 0.192, इनिशियल कितना है 0.096। ठीक है, कंसंट्रेशन फाइनल इसका कितना है O2 का 0.60, इनिशियल कितना था 0.30। ठीक है, पावर n आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा ना, तो 2 इक्वल टू 2 पावर n, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का आएगा 2 के ऊपर पावर 1 आएगा तभी तो यहाँ पे 2 आएगा ना, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये n क्या हुआ, ये n पावर हुआ कंसंट्रेशन ऑफ O2 का। ठीक है, तो हमें इसका निकल गया हमें 2, इसका निकल गया हमें 1, तो यही है। तो इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ का इक्वेशन हमें लिखने के लिए बोलेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। ये सब आपने किया होगा लेकिन NCERT में दिया हुआ है, तो मुझे एक बार ये करना था तो मैंने करके दिखाया और आप लोग इसका और प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे अभी तक। ठीक है, तो ये आ गया इसका रेट लॉ का इक्वेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेम आ गया है, ये ऊपर वाला ही है सेम। ठीक है, और इसके बाद ये बात डिफरेंशियल फॉर्मूला, इसका डिफरेंशियल फॉर्मूले का तो बस dr/dt लगा के माइनस लगा देना है। ठीक है, ये पूछ भी सकता है कि अगर रेट लॉ का इक्वेशन ये है तो डिफरेंशियल रेट लॉ का इक्वेशन क्या होगा, तो सेम ये आ जाएगा, बस dr/dt लगा देना। ठीक है, नाउ वी ऑब्जर्व दैट फॉर दिस रिएक्शन द रेट इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म आर द सेम एज देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका जो पहले वाला था, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या था, ऊपर देखते हैं,
2NO अगेंस्ट 1O2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आया है 2NO, NO के ऊपर 2 आया है एंड O2 के ऊपर 1 आया है। तो यहाँ पे तो 1 2 1 सेम आ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सेम ही आएगा। ठीक है, यही बता रहा है कि यहाँ पे द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज सेम आया है। सम अदर एग्जाम्पल भी अगर लेते हैं सम अदर एग्जाम्पल जो लेते हैं तो रिएक्शन का CH_Cl3 है प्लस Cl2 गिव्स CCl4। तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन आया है वो CH_Cl3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन Cl2 की पावर 1 होना चाहिए। अगर इसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेते हैं तो Cl2 की पावर 1 होना चाहिए। क्या है, Cl2 की पावर 1/2 है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ही पावर आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सेम इसमें भी बोला गया है। तो वही आगे बोल रहा है कि इन द रिएक्शन द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म आर नॉट सेम एज देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम देख करके रेट लॉ का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकती है थ्योरेटिकली, बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली नहीं कर सकते और एक्सपेरिमेंटली हमको एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा, तभी उसका हम रियल वैल्यू निकाल पाएंगे।